दोस्तों, मैं मनीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब अभी प्राचीन इतिहास में मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने अशोक के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ दिया था, अशोक तक। अब जो है इन मौर्य वंश की जानकारी हमें दो चीज़ों से मिलती है। एक है अशोक के अभिलेखों से और दूसरा जो है कुछ साहित्यिक ग्रंथों से। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं दोनों चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात अशोक के बारे में एक और कि अशोक ने सांची तथा धमेक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। सांची स्तूप आज प्रेजेंट टाइम मध्य प्रदेश में है और धमेक स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ में है। तो ये इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सांची तथा धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका भी निर्माण जो है सम्राट अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। अशोक के अभिलेख जो है हमें चार भाषाओं में प्राप्त होते हैं। एक खरोष्ठी भाषा लिपि में चार लिपि में प्राप्त होते हैं। खरोष्ठी, ब्राह्मी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। इन्हीं चार लिपियों में जो है अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। जो इसे सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। जो इन लिपियों में लिखा था, जेम्स प्रिंसप ने इन्हें समझा था कि क्या लिखा गया है तथा इन्होंने ही इसे जो है डिकोड किया था। अशोक के द्वारा 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख लिखवाया गया था। इसके अलावा इसने कुछ राजाज्ञा इतने 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख के अलावा कुछ लघु स्तंभ लेख भी थे और कुछ राजाज्ञा भी थी। परंतु परीक्षा के महत्व दृष्टिकोण से यही शिलालेख और स्तंभ लेख महत्वपूर्ण हमारे माने जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम बस इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शिलालेख दो शब्दों से मिलकर बना है, शिला प्लस लेख। शिला मीन्स आपको पता ही होगा पत्थर या चट्टान होगा, तो शिला पर लिखा गया लेख, पत्थर या चट्टान पर जो भी लेख लिखा गया है उससे ही शिलालेख कहा जाता है। इसके महत्वपूर्ण शिलालेखों को हम देखेंगे। सबसे पहले शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है तथा वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। तो अशोक जो था फर्स्ट किंग था जिसने वन्य जीव संरक्षण की बात की तथा पशु बलि को प्रतिबंधित किया अपने राज्य में। इसके बाद इन्होंने इसके शिलालेख दूसरे में इसने मानव एवं पशुओं से कल्याण संबंधित अनेक कल्याणकारी कार्य करवाए थे, जिनका उल्लेख जो है इसने शिलालेख 2 में करवाया था। जैसे सड़क का निर्माण, कुआं निर्माण, सड़क किनारे छायादार वृक्ष स्थापित करना इत्यादि तथा ये मनुष्य व पशु चिकित्सा के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख भी इसने करवाया था। थर्ड नंबर में इसने ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात की और महामात्यों की नियुक्ति का उल्लेख जो है तीसरे शिलालेख में इसने करवाया था। चौथे में धम्म नीति के बारे में विशिष्ट बातें बताई गई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। आप तो जानते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात ही जो है अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। उसने युद्ध न करने की घोषणा की थी और युद्ध न करके इसने जो है भेरी घोष को त्याग दिया और धम्म घोष को स्थापित किया। धम्म की विजय मतलब जो है बिना युद्ध लड़े ही राज्यों पर धार्मिक विजय प्राप्त करना। उसके बाद 5वां नंबर पर एक अधिकारी का पद बनाया जिसे धम्म महामात्र कहा गया। इसी अधिकारी के पद की नियुक्ति का उल्लेख हमें इसके 5वें नंबर के शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। 7वां नंबर जो है शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है तथा इसमें मस्तिष्क और आत्मा पर नियंत्रण का उल्लेख जो है इस शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है और धम्म विधियों का भी उल्लेख अशोक के द्वारा करवाया गया था। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें मिलता है जो कि 8वें वर्ष अपने शासनकाल के 8वें वर्ष था 261 ईसा पूर्व में ये करता है। कलिंग का राजा कौन था? तो इसका कलिंग का राजा नंदराज था। इसकी राजधानी क्या थी? तोसली। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। ये हम सबने पिछले वीडियो में कलिंग के बारे में इतनी जानकारी देख ली थी। इसका शिलालेख 14 जो है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा इसकी प्रजा को देता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है या आपसे पूछ लेगा
कि कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है। ऑप्शन में 13वां नंबर शिलालेख रहेगा, आपको उस पर टिक लगाना, या आपसे कहेगा कि 13वें नंबर शिलालेख में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो दो तरीके से जो है प्रश्नों को इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। तो 7 स्तंभ लेख जो प्राप्त हुए थे, उसमें 6 ही स्तंभ लेख जो है वर्तमान में है, एक स्तंभ लेख जो है नष्ट हो चुका है। तो सबसे पहला स्तंभ लेख जो है वो है टोपरा का स्तंभ लेख। ठीक, ये अंबाला से प्राप्त किया गया था और इसे जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहाँ लाया गया था, दिल्ली, अंबाला टू। उसके बाद जो मेरठ स्तंभ लेख है, इससे भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था, मेरठ से दिल्ली। हमारा जो अगला अभिलेख है वो सारनाथ अभिलेख है। यहीं से सारनाथ स्तंभ लेख, यहीं से जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चिन्ह है, उसे कहाँ से दिया गया है, तो सारनाथ अभिलेख से दिया गया। ये हमारे सारनाथ में ही, सारनाथ से ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये पहले कौशाम्बी में था। अकबर इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाता है। इसमें अशोक के अलावा समुद्रगुप्त का अभिलेख, जहांगीर का अभिलेख, बीरबल का अभिलेख भी मिलता है। तो समुद्रकूट का अभिलेख, इसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, इसे जो है हरिसेन द्वारा लिखा गया था। और जहांगीर ने अपने राज्याभिषेक का वर्णन भी जो है इस स्तंभ लेख में करवाया था। सांची स्तंभ लेख जो है नष्ट हो चुका है, ये मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। लौरिया नंदनगढ़ या अरराज अभिलेख जो महाभारत बिहार के चंपारण जिले में आज भी स्थित है, तथा रामपुरवा स्तंभ लेख जो चंपारण बिहार से हमें प्राप्त हुआ था, इसे भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थापित कर दिया गया है। तो इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, इसकी वर्तमान स्थिति जो है राष्ट्रपति भवन, चाहे प्राप्त कहाँ से हुआ, चंपारण बिहार से। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनके लेखक के नाम हम देख लेते हैं जिनसे मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसे चाणक्य ने लिखा था। दूसरी पुस्तक इंडिका, मेगस्थनीज द्वारा। तीसरी महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखी गई। मुद्रा राक्षस का लेखन कार्य विशाखा दत्त द्वारा किया गया। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखा। और चरक संहिता जो है चरक ने लिखा था, और चरक क्या थे, एक वैद्य थे। तो इन सारे किताब में सबसे महत्वपूर्ण किताब ऊपर के दो हो जाते हैं। इन्हीं से मौर्य वंश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र सिर्फ नाम से ही अर्थशास्त्र है, बल्कि इसमें धन का उल्लेख नहीं हुआ है। इसमें जो है राजनीति एवं समाज के बारे में ही उल्लेख किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।